हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाती हूँ डाइवर्सिटी इन सोसाइटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है, फर्स्टली सोसाइटी क्या होती है ये आपने इसके पहले वाले चैप्टर में जान लिया था कि सोसाइटी में हर वो ह्यूमन जो हमारे आसपास है, और चाहे वो ग्रोन अप हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाइल्ड हो, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमारे आसपास है जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ सोसाइटी में आता है। अब डाइवर्सिटी इन सोसाइटी का मतलब होता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा ही डाइवर्स है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में। इसका मतलब होता है कि हर आदमी जो दूसरा आदमी है उससे अलग होता है, हर आदमी यूनिक होता है। और इसके साथ साथ हमारी जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, रीजन्स के लोग हैं, कास्ट के, क्लास के, कलर के, लैंग्वेजेस के लोग हैं। तो इसी कारण बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी है सोसाइटी में। नाउ हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ होती है। देन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। देन 2.3 हम पढ़ेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू अवर डेवलपमेंट। एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन इंडियन सोसाइटी। हमारी जो इंडियन सोसाइटी होती है उसमें हर स्टेट के अलग अलग लैंग्वेजेस, स्टेट क्या हर एरिया के अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। रिलीजन्स अलग अलग होता है, ये हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा। हमारे कंट्री में अलग अलग कल्चर होते हैं, हमारे कंट्री में अलग अलग कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं। हर जगह का कल्चर जो है अलग होता है, उनके रहने का तरीका, पहनने का तरीका, वहाँ जो डांस फॉर्म होता है, वहाँ जो गाने गाए जाते हैं, लैंग्वेज बोली जाती है, ये सब अलग अलग होती है। और हर जगह की कस्टम, हर जगह की ट्रेडिशंस भी बहुत अलग होते हैं। जैसे कहीं पे कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, कहीं पे दूसरा फेस्टिवल, कोई दूसरा वे होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। द डाइवर्सिटी इज़ अ मार्क ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक मार्क है। मतलब हमारा कल्चर जो है वो वो सारे वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता है। जो बाहर कंट्री के लोग हैं वो हमारे कंट्री में आते हैं और हमारे कल्चर को अडेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा कल्चर कहीं भी नहीं मिलता है, तो ये हमारे लिए हेरिटेज है। We live among people who speak different languages such as मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू। हम उन लोगों के बीच रहते हैं जो जो अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे मराठी हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू एक्सेट्रा। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स इन डिफरेंट वेज। और ये अपने जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और इनके जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं ये भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। साथ ही इनकी पूजा करने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग होता है। Our country consists of regions with different historical legacies where this diversity is shared and celebrated. हमारी जो कंट्री है उसमें अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पे अलग अलग हिस्टोरिकल लेगेसीज हैं, वेयर दिस डाइवर्सिटी इज़ शेयर, जहाँ पे ये डाइवर्सिटी शेयर की जाती है और सेलिब्रेट की जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर समझा सकती हूँ। जैसे जो अयोध्या एरिया है, अयोध्या प्लेस है, वहाँ पे गॉड राम का बर्थ हुआ था। तो उस प्लेस में के अपने फेस्टिवल्स थे। जैसे राम भगवान के नाम पे दिवाली मनाई जाती थी, और उनका जब जन्म हुआ था वो डे सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये सारी रिलीजियस लेगेसीज थी जो सालों से चलती आ रही थी। धीरे धीरे इस एरिया के लोग जो करते थे, जो फेस्टिवल्स मनाते थे, वो पूरे पूरे देश के हर सेम रिलीजन के लोग ये सेलिब्रेट करने लगे, साथ ही दूसरे रिलीजन के लोग भी ये सेलिब्रेट करने लगे। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी होने के बाद भी दूसरों का
जो फेस्टिवल होता है, उनका जो कल्चर होता है, उसे शेयर किया जाता है और साथ में सेलिब्रेट किया जाता है. As all these different communities in our society have lived together for many, many years, a feeling of oneness has developed among them. This feeling of oneness leads to unity in Indian society. बहुत सारे सालों से ऐसा हो रहा है कि इंडिया की अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं वो साथ में रह रही हैं. तो एक वननेस वाली, यूनिटी वाली फीलिंग है लोगों के अंदर. सबको ऐसा लगता है कि हम सब एक ही देश से बिलोंग करते हैं. तो एक एक यूनिटी वाली फीलिंग है उनके अंदर. और ये फीलिंग ही हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है, एक बनाती है. डाइवर्सिटी इज़ अवर स्ट्रेंथ. हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है. टू लिव विद डिफरेंट ग्रुप्स इज़ टू एक्सपीरियंस को एग्जिस्टेंस. को एग्जिस्टेंस हेल्प्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द पीपल. इट acquaints us with each other's tradition, customs and ways of life. जब हम अलग अलग ग्रुप्स के साथ रहते हैं तो हम को एग्जिस्टेंस करते हैं. को एग्जिस्टेंस मतलब होता है, आप सोचिए, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग साथ में रह रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग साथ में रह रहे हैं. तो इसे हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस करना. और को एग्जिस्टेंस के कारण क्या होता है, लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ती है. क्योंकि सबके रहने का, बोलने का, चीज़ें करने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है. तो हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, तो ये प्रॉब्लम भी, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना और साथ में को एग्जिस्ट करना, ये लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे इंक्रीज़ करता है. और दूसरों के जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उनके रहने का जो तरीका है वो हम सारे ही अडॉप्ट कर लेते हैं. जैसे मैं आपको फिर एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगी. जैसे नवरात्रि में जो डांडिया किया जाता था, ये एक्चुअली गुजरात में स्पेशली होता है और वहीं का कल्चर है. जब गुजराती लोग हर जगह इंडिया में रहने लगे तो उन लोगों ने ये जो ट्रेडिशन है वो दूसरों को सिखाया और दूसरों के साथ शेयर किया. और आज हमारे पूरे कंट्री में ये डांस फॉर्म किया जाता है. तो इससे हमें पता चलता है कि को एग्जिस्टेंस से किस तरीके से ट्रेडिशन शेयर किए जाते हैं, कस्टम शेयर किए जाते हैं. वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वे ऑफ लाइफ. और हमने ये भी जाना कि एक दूसरे के रहने का तरीका भले ही अलग है, पर हमें वो रहने के तरीके को रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी इवन अडॉप्ट सर्टेन ट्रेडिशंस फ्रॉम अदर्स. और हम दूसरों के जो ट्रेडिशंस हैं, उनके रहने के तरीके हैं, उसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं. क्योंकि यदि हमें किसी के रहने का तरीका अच्छा लगता है तो हम उसे भी सीख जाते हैं. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे नेबर में कोई ऐसा रहता है जो किसी गांव से आया है, छोटी जगह से आया है, बट उसके रहने का तरीका बहुत अच्छा है. वो लोग जल्दी सोते हैं और मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जो डाइट है वो भी बहुत अच्छी है. और हमें वो सब देखकर समझ आता है कि हाँ, इनके रहने का तरीका बहुत अच्छा है. और वो हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने सब कुछ शेयर किया है हमसे, तो शायद हम भी वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं. तो ऐसा होता है. को एग्जिस्टेंस का ये फ़ायदा होता है कि हम अपने आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी वे ऑफ लिविंग जो होती है उसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं. दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी. और इसके कारण ही हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें यूनिटी होती है. आप खुद सोचिए, जब लोग साथ में मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करेंगे, एक दूसरे का कल्चर शेयर करेंगे, तो क्यों सोसाइटी में यूनिटी नहीं आएगी. द सोशल यूनिटी हेल्प्स अस टू फेस मैनी नेचुरल एंड सोशल कैलमिटीज़ टुगेदर. और ये जो सोशल यूनिटी होती है, इसके कारण किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो या चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स हो, वो सब हम साथ में फेस कर पाते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या होता है. इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स. Our constitution has made important provisions to ensure that all religions
communities will have the freedom to worship according to their faith and to help develop a feeling of mutual understanding. हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं. कोई हिंदू होता है, कोई इस्लाम होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई जैन होता है. ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फर्स्टली मैं आपको ये बताती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. तो सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमारी कंट्री के लिए बनाए गए हैं कि हमारे कंट्री के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, एवरीथिंग, हर चीज़ जो हमारी कंट्री में है वो कैसे रहेगी, कैसे गवर्नमेंट चलेगी, क्या क्या पावर होगी, लोगों के पास क्या क्या राइट्स होंगे, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ होती है, एवरीथिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस है जो एक बुक के फॉर्म में लिखी हुई है. ये हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम जब हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी उस समय ये बनाया गया था और आज तक ये चलते आ रहा है. भले इसमें थोड़े बहुत नीड के हिसाब से चेंजेस किए गए हैं. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रोविज़न है, मतलब उसमें एक गाइडलाइन दी हुई है दैट वो ये श्योर करती है वो गाइडलाइन कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो भी पर्सन जिस भी रिलीजन को फॉलो करता है उसके पास फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से वर्शिप कर सकता है. मतलब जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है, जिस गॉड पे फेथ रखनी है वो रख सकता है और अपने जो भी प्लेस है वर्शिप करने का, जैसे टेंपल हो या चर्च हो या मॉस्क हो, कहीं भी हो वो जा सकता है, पूजा कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. और इसके कारण लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आई. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको को एग्जिस्टेंस का मीनिंग समझाया, ऐसे ही इससे ही रिलेटेड होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब ये होता है कि जब अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में रहते हैं तो उनके अलग अलग थॉट्स होते हैं जो बहुत बार एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं. लेकिन क्योंकि लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि लोग ये समझते हैं कि ठीक है वो उनके रिलीजन का थॉट है तो वो फॉलो करेंगे और ये हमारे रिलीजन का थॉट है तो हम फॉलो करेंगे, इसलिए लोग साथ में रह पाते हैं. इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्युलर नेशन ऑफ द वर्ल्ड. हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर नेशन है. सेक्युलर नेशन उस नेशन को कहा जाता है जहाँ पे सारे रिलीजन्स एक्सेप्टेड है. कोई भी एक रिलीजन ज़बरदस्ती उस कंट्री में थोपा नहीं जाता. वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री. हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और अलग अलग रिलीजन है. In order to preserve this diversity in a sound and healthy manner, we have accepted the principle of secularism. और हमारी कंट्री में ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है इसे सब एक्सेप्ट करें और ये हेल्दी मैनर से चलती रहे, लोगों के बीच में लड़ाई ना हो या कोई किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने से ना रोके, इसलिए हमारी जो कंट्री है उसने एक प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया हुआ है एंड वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलर का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया. सो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से नो रिलीजन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजन ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है. इसका मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री किसी स्पेसिफिक रिलीजन के नाम पे खुद को रिप्रेजेंट नहीं करती है. एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज पर देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. हर आदमी के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन के हिसाब से वर्शिप कर सकता है या फिर वो जिस भी रिलीजन के हिसाब से वर्शिप करना चाहे वो कर सकता है. There can be no discrimination among people on the basis of their religion. The people of all religion are treated equally by the state.
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव करना। तो किसी के साथ भी रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर रिलीजन के आदमी को जो स्टेट है वो इक्वल ट्रीटमेंट देगी। इसका मतलब ये होता है कोई भी स्कूल ये नहीं बोल सकता कि हम सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के ही बच्चे का एडमिशन लेंगे, या कोई भी कॉलेज या कोई भी एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं बोला जा सकता कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के स्टूडेंट को ही इस एग्ज़ाम में बैठने देंगे। इट मीन्स दैट स्टेट के लिए सारे रिलीजन इक्वल हैं और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वो जॉब हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो या किसी वे की भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हो। Opportunities for education, means of livelihood, and government jobs are made available to all. There is no discrimination on the basis of religion. हमारे कंट्री में जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब जीने के सोर्सेज हम कह सकते हैं कि जो भी ऑक्यूपेशन करके लोग जीते हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वो सबके लिए अवेलेबल हैं और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। There are special provisions in the Constitution for the protection of religious and linguistic minorities. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको पहले ही समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेशल प्रोविज़न है, स्पेशल लॉ बनाया गया है जहाँ पे ऐसे रिलीजन जो माइनॉरिटी में हैं या ऐसे लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी मतलब होता है जो बहुत कम है इस कंट्री में, उनको कुछ स्पेशल सुविधाएं दी गई है। Minorities are free to protect and preserve their linguistic and cultural identities. They are also free to bring about the development of their own communities through education. तो आपको दो यहाँ पे उनको जो सुविधाएं दी गई है उसके बारे में बताया गया। पहली सुविधा ये दी गई है कि उनका जो लैंग्वेज है और उनका जो कल्चर है उसे वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे इस्लाम होता है, इस्लाम में उनका कुछ कल्चर है, वो चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं वो लोग वो कल्चर फॉलो करें। उनकी जो फीमेल्स हैं वो बुर्का पहने या फिर किसी तरह का भी उनका कल्चर है, वो अगर चाहते हैं उसे प्रिजर्व करना तो वो कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड नेक्स्ट ये होता है कि वो यदि अपनी जो कम्युनिटी है उसका डेवलपमेंट चाहते हैं थ्रू एजुकेशन मतलब होता है कि यदि वो ऐसे स्पेसिफिक स्कूल्स या कॉलेजेस खोलना चाहते हैं जहाँ पे वो अपना जो रिलीजन है उसका एजुकेशन देंगे तो वो ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ऐसा करना अलाउड है। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज़ हेल्प टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी इन इंडियन सोसाइटी। और ये सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है इसके कारण ही हमारी जो सोसाइटी है उसमें रिलीजियस हार्मोनी है। रिलीजियस हार्मोनी मतलब होता है कि शांति से हर रिलीजन के लोग इस सोसाइटी में जी रहे हैं। यदि सेक्युलरिज्म नहीं होता, हमारी कंट्री का कोई पर्टिकुलर रिलीजन होता तो बाकी रिलीजन के लोगों को बहुत ज़्यादा इस कंट्री में प्रॉब्लम होती, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। नाउ 2.3 द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू अवर डेवलपमेंट। हमारी डेवलपमेंट में सोसाइटी का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। व्हाट डू वी लर्न बाय लिविंग इन अ सोसाइटी। हम एक सोसाइटी में रहकर क्या सीखते हैं। व्हाट वैल्यूज़ क्वालिटीज़ डू वी इम्बाइब। हमारे अंदर क्या वैल्यूज़ और क्या क्या क्वालिटीज़ आती हैं जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं। हमारी जो भी पर्सनालिटी होती है वो हमारी सोसाइटी ही डेवलप करती है। सो फर्स्टली आता है कोऑपरेशन। ऑल सोसाइटीज़ आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी। हर सोसाइटी जो एग्जिस्ट करती है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन से एग्जिस्ट करती है जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी के बीच होता है। म्यूचुअल कोऑपरेशन मतलब होता है कि लोग मिल बांट कर जब साथ में कोऑपरेट करके रहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स एक
सोसाइटी में, कम्युनिटी में, तो उससे एक सोसाइटी फॉर्म होती है। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। किसी भी सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए ये ज़रूरी है कि इंडिविजुअल्स के बीच कोऑपरेशन हो। कोऑपरेशन हो मतलब होता है मिल बांट के वो लोग रहते हों। ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं या एक दूसरे से हर बात में आर्ग्यू कर रहे हैं, नहीं रहना चाहते साथ में, तो एक सोसाइटी फॉर्म नहीं होगी। Cooperation is the process of sharing and helping each other in solving problems and removing difficulties. Cooperation एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोग मिलते हैं, बांटते हैं, मतलब शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे की हर प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी रिमूव करने में हेल्प करते हैं, उसे कोऑपरेशन कहते हैं। A family cannot remain together without an attitude of cooperation among its members. एक फैमिली को साथ रहने के लिए भी ये ज़रूरी है कि उनके बीच कोऑपरेशन हो, नहीं तो वो लोग नहीं रह सकते, और यही एक सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी होता है। Lack of cooperation hampers our progress. Day-to-day life will also not run smoothly. यदि लोगों के बीच कोऑपरेशन नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी और लोग साथ में रह भी नहीं पाएंगे, और डे टू डे लाइफ जो आराम से चलती है वो भी नहीं चल पाएगी। जैसे मैं आपको ये भी एग्जांपल देके बताती हूँ। यदि किसी भी दो ग्रुप ऑफ किसी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो लोग रोड को जाम कर देंगे या फिर कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे आपकी डे टू डे जो लाइफ स्मूथली चलती है उस पर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कोऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोऑपरेशन मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी healthier and allow inclusion of everybody in society. It is a process of inclusion and of moving ahead, taking along all the sections of society. कोऑपरेशन के कारण ही होता है कि लोग सोसाइटी पे डिपेंड होते हैं और सब मिल बांट कर रहते हैं। कोऑपरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका मतलब होता है कि सब साथ में रहो और साथ में एक सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों को साथ में लेकर चलो, तो ये होता है कोऑपरेशन। तो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोऑपरेशन। यदि वो लोग मिल बांट कर नहीं रहते तो वो लोग किसी भी हालत पे साथ में नहीं रह पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कोऑपरेट करके रहे। टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. Just as there is cooperation in the society, so also at times there can be differences of opinion, disputes and conflicts. जैसे एक सोसाइटी में कोऑपरेशन होता है, वैसे ही बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लोगों की ओपिनियन अलग हो, उनमें लड़ाई हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और ऐसा उस समय होता है जब लैक ऑफ अग्रीमेंट हो इन ओपिनियन, आइडियाज़ एंड व्यूज़ ऑफ द पीपल, मतलब लोग एक दूसरे की बात से राज़ी ना हो। तो prejudices or misconceptions about each other can also lead to conflict. और एक दूसरे से किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो, कोई लड़ाई हो गई हो, मन में कुछ हो, या फिर कुछ भी ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस हो गए हो जो सच्चे भी नहीं हो, इस कारण से लड़ाइयाँ होती है। However, it is in nobody's interest to keep a conflict going on for a long time. लेकिन किसी को भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि वो लंबे समय तक एक कॉन्फ्लिक्ट को चलने दे। तो लोग कहीं ना कहीं तरीका निकाल लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ से हो या फिर अपनी समझदारी से हो। इसीलिए लोग चाहे तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ईजिली ख़त्म हो सकता है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और थोड़ा सा टॉलरेंस चाहिए। लोगों को दूसरे को भी सहना आना चाहिए। जिसका एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड होता है वो ही बहुत ज़्यादा लर्निंग करता है, वही अपनी लाइफ में सीखता है। हमें दूसरों के नए आइडियाज़ भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इसके कारण हमारी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी और हम और ज़्यादा टॉलरेंट होते जाएंगे। सोसाइटी हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, एक सिंपल मेथड ऑफ मेंटेनिंग वेल बीइंग एंड पीस इन सोसाइटी का। एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स. सोसाइटी हमें अलग अलग रोल्स परफॉर्म करने का भी मौका देती है. एक सोसाइटी में हम अलग अलग रोल्स परफॉर्म करते हैं. एक इंडिविजुअल के बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ड्यूटीज़ होती है. While playing these roles at home and outside, we form bonds with many people. और यही रोल्स निभाते निभाते हम लोगों के साथ
बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करने लग जाते हैं। लेकिन चेंजेस अकर होते हैं इन पार्ट्स वी प्ले, तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी के एक सोसाइटी में बहुत सारे रोल्स होते हैं जो वो प्ले करता है, और यही रोल्स के कारण उसके लोगों से बॉन्ड भी बनते हैं। लेकिन चेंजेस भी होता है, धीरे धीरे चेंजेस, किसी की शादी हो गई तो वो फादर हो जाएंगे या मदर हो जाएंगे, आगे जाके ग्रैंड फादर हो जाएंगे, ग्रैंड मदर हो जाएंगे, तो इन रोल्स में चेंजेस भी आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।